स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 ड्यूनेडेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूनेडेशन। ड्यूनेडेशन क्या होता है? ड्यूनेडेशन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंड मास बाय वेरियस प्रोसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन. It result lowering the level of land, rounding exposed rock surfaces and leveling the peaks. ड्यूनेडेशन क्या होता है? डिटैच वगैरह हो जाता है, उसका अपर लेयर सड़ जाता है, गल जाता है या फिर इरोड हो जाता है, मटेरियल वगैरह डिटैच हो जाता है अपर लेयर। किसकी वजह से? वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, या फिर मास मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। और इसकी वजह से होता क्या है, जब अपर लेयर घिस जाएगी तो जो जमीन की सतह है वो थोड़ी नीची हो जाएगी, लोअर हो जाएगा लैंड का लेवल। और जो है कि जो पत्थर वगैरह है, अगर नुकीले वगैरह है, पीक्स वगैरह है, तो वो भी क्या होते हैं ऐसे में, वो भी थोड़े समतल हो जाते हैं। नेक्स्ट है नेम द फैक्टर विच अफेक्ट द वर्क ऑफ अ रिवर। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिवर के वर्क को। तो वेरियस फैक्टर्स में है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ अ रिवर जो है कि अफेक्ट करते हैं। इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूड करता है क्या क्या चीजें? वेलोसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और लोड। तो ये तीन चीजें देखो सबसे मेन है जो कि अफेक्ट करती हैं रिवर के वर्क को। वेलोसिटी कैसे इफेक्ट करती है कि इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर बोथ मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज हाई, डिपोजिशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज लो। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा मैक्सिमम रहता है क्योंकि इस टाइम में अपर कोर्स में जो है कि रिवर रहती है, और अपर कोर्स में क्या करती है कि वो बिल्कुल हाई स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आती है। तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन हाई रहता है। और जबकि बात कर रहा है कि डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन जो है कब होता है? जब वेलोसिटी जो है रिवर की कम हो जाती है, यानी जब प्लेन्स पे नदियां दौड़ रही होती हैं उस टाइम में उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो उस टाइम डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर किस तरह से अफेक्ट करता है। द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द ग्रेटर इज द पावर ऑफ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ही ज्यादा जो है उसके अंदर पावर रहेगा इरोड करने का और ट्रांसपोर्ट करने का। डिपोजिशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर एज वेल एज व्हेन लोड इज ग्रेटर। जब नदियों में लोड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और उसका वाटर भी डिक्रीज कर जाएगा तो फिर डिपोजिशन होगा। लोड क्या होता है? तो लोड पे भी डिपेंड करता है, लोड जो है अफेक्ट करेगा वर्क ऑफ ए रिवर को। ये वो मटेरियल होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ रिवर। द लोड ऑफ अ रिवर डज ऑल द वर्क ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। जो लोड होता है रिवर का सारा काम करता है इरोजन डिपोजिशन का। मास वेस्टिंग, डिपनिंग ऑफ रिवर वैलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म डिपेंड ऑन द लोड ऑफ अ रिवर कैरियर्स। अब देखो मास वेस्टिंग है और डीपनिंग जो है वैलीज वगैरह की, और फॉर्मेशन जो है भू संरचनाएं वगैरह डिपेंड करती हैं लोड जो है किस तरह का रिवर कैरी कर रही है। तो जिस तरह का लोड होगा उस तरह का जो है संरचना बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ रिवर इन इट्स अपर कोर्स। अपर कोर्स में क्या मेन काम होता है रिवर का? नेम द लैंडफॉर्म फॉर्म्ड इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर। अपर कोर्स में यानी कि जब पहाड़ों से नदियां उतर रही होती हैं तो किस तरह की संरचनाएं बनती हैं उसके बारे में आपको बताना है। इन द अपर कोर्स द डोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ अ रिवर इज इरोजन। ये पहले भी हम लोगों ने अभी देखा कि जब अपर कोर्स में नदियां रहेंगी, वेलोसिटी हाई रहेगा, सबसे ज्यादा बड़ी एक्टिविटी क्या होती है? डोमिनेंट एक्टिविटी इरोड करती है सारा कुछ, लेके नीचे की तरफ वाटर रश करते हुए आता है। Many landforms are shaped by this activity of the river. बहुत सारी भू संरचनाएं इसकी वजह से बनती हैं। Along its course, इसके कोर्स की वजह से it erodes bed and banks and carries large boulder of rock with it. बड़े बड़े पत्थर वगैरह भी अपने साथ ये लेके चलती है, और नीचे के बेड रॉक्स वगैरह जो है उसको भी ये अपने साथ लेके ट्रेवल करती है, रश करता है वाटर उसके साथ। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रश वाटर, तो वाटर के रश करने की वजह से वो पत्थर वगैरह भी लुढ़कते हुए आगे चलते हैं, उसके साथ ड्रैग होते रहते हैं। द टू लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम इरोजन इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर आर द फॉलोइंग। दो भू संरचनाएं जो इरोजन की वजह से होती हैं अपर कोर्स में रिवर के, तो वो है वी शेप्ड वैली और वाटरफॉल है। वी शेप वैली, और वैली क्या है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रीम इरोडिंग डाउनवर्ड। तो जो स्ट्रीम है यानी कि कोई धारा है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो वो क्या करते हैं? पत्थर को काटते रहती है निरंतर, जिसकी वजह से वी शेप वैली बनती है। दीज वैलीज आर फॉर्म्ड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिवर एंड हैव स्टीप स्लोप्स। अब यहाँ पे जो है ना ढलान बिल्कुल जो है कि एकदम सीधा होता है, एकदम बिल्कुल आपको दिखेगा। ढाल ज्यादा होती है ये ढलान जो है कि मतलब कम होता है बिल्कुल स्टीप होती है ये।
अब यहाँ पे जो है कि ये शुरुआत में ही होता है, इनिशियल स्टेज में। और ऐसी जगह इन रीजन ऑफ हार्ड रॉक इट डेवलप्स ऑलमोस्ट वर्टिकल इन एन आई शेप। अब जहाँ पे जो है पत्थर वगैरह रेजिस्ट करते हैं, ज्यादा हार्ड होते हैं, वहां पे आई शेप वैली बनती है। रिवर वैली आर नॉर्मली फॉर्म्ड इन एरियाज of sufficient rainfall and where rocks are not very hard or resistant। तो ये जो रिवर वैली वगैरह कहाँ, ये रिवर वैली वगैरह कहाँ बनती है? उस एरिया में जहाँ सफिशियंट एरिया जो है रेनफॉल वगैरह हो रहा है उस एरिया में, जहाँ पे पत्थर वगैरह ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे कटिंग हो जाती है पत्थरों की और ये वी शेप आई शेप वैली फॉर्म होती है। वाटरफॉल क्या होता है? तो वाटरफॉल इज जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द रेट ऑफ इरोजन। अब इरोजन के रेट में अगर बहुत बड़ा जो है कि अंतर है, तो स्मॉल डिफरेंसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेप लाइक फीचर नोन एज रैपिड। अगर कम डिफरेंस रहेगा इरोजन में, कम अंतर रहेगा इरोजन के रेट में, तो स्टेप लाइक जो है फीचर बनेगा, यानी सीढ़ी नुमा बनेगा, उसको रैपिड बोलते हैं। और जब ज्यादा डिफरेंस रहता है तो वाटरफॉल बनता है। The water that falls down the edge of a hard resistant rock may have at the bottom a soft rock। अब किसी पत्थर के किनारे से अगर पानी आगे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि नीचे की तरफ क्या हो, एक सॉफ्ट रॉक हो बॉटम में। अब होगा क्या सॉफ्ट रॉक के साथ? इट इज दिस सॉफ्ट रॉक that gets eroded fast and create a hollow basin called plunge pool। अब देखो, जब किनारा है पत्थर का किनारा जहां से पानी आगे को जा रहा है किसी पत्थर पे ही, तो अगर नीचे का पत्थर क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट है, तो वहां पे क्या करने लगेगा, वो उस पत्थर को इरोड करने लगेगा और वहां पे गहराई बढ़ती चली जाएगी और वो क्या बना लेगा, प्लंज पूल। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बेस्ट नोन फॉल्स आर, सब कुछ दुनिया के सबसे बेहतरीन फॉल्स जो है, हाईएस्ट 986 मीटर का है। देखो वेनेजुएला में योस्माइट फॉल है 778 मीटर का, कैलिफोर्निया में, फिर जो कि यूएसए में है जॉक फॉल्स है, गेरसुरप्पा फॉल्स है, और बहुत सारा कावेरी रिवर पे भी है ना, आज इसके पास एक प्लंज है 60 मीटर का। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज वाटरफॉल फॉर्म्ड। अभी हम लोगों ने लास्ट देखा, लास्ट वाला जैसे कि वाटरफॉल जो है कि जनरली फॉर्म होता है क्योंकि ज्यादा अंतर होता है रेट ऑफ इरोजन में। छोटा डिफरेंस की वजह से देखो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको रैपिड बोलते हैं। अब वाटर जो कि फॉल करता है एज से रेजिस्टेंट रॉक के, यानी कि वहां पे पत्थर नहीं इरोड होने वाला, लेकिन जहां वो आगे जा रहा है, किनारे से गिर के आगे जा रहा है, वहां पे हो सकता है कि पत्थर कैसा हो, सॉफ्ट हो। तो ये सॉफ्ट रॉक क्या होगा, पानी के निरंतर पड़ते रहने से बिल्कुल इरोड हो जाएगा, वहां पे गड्ढा पड़ जाएगा और ये प्लंज पूल बन जाएगा। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बेस्ट नोन फॉल्स हैं एंजल फॉल्स 986 मीटर का वेनेजुएला में, एंड योस्माइट फॉल है 78 मीटर का कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवर इन इट्स मिडिल कोर्स। अपने मिडिल कोर्स में जो है कि रिवर का दो मेन कैरेक्टरिस्टिक विशेषता बताना है। तो एट दिस स्टेज द ग्रेडियंट इज रिड्यूस्ड एंड द रिवर फ्लोज मोर स्लोली। इस समय होता क्या है, ढलान, ग्रेडियंट मतलब ढलान जो है कम हो जाती है रिवर की, और रिवर की स्पीड भी कम हो जाती है। द मिडिल कोर्स ऑफ रिवर बिगेन्स व्हेन इट लीव्स द माउंटेन एरिया एंड एंटर्स द प्लेन। अब वो माउंटेन यानी पहाड़ों से कहाँ इंटर कर रही है, मैदान की तरफ इंटर कर रही है। इन मिडिल कोर्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इज जस्ट इनफ टू ड्रैग लार्ज पार्टिकल। लेकिन अभी भी मिडिल कोर्स में इसके पास इतना एनर्जी रहता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी अपने साथ घसीट ले जाती है। फाइन पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, और फाइन पार्टिकल तो पानी में रहते ही हैं। लार्ज पार्टिकल आर जस्ट ड्रैग्ड अलोंग द बेड ऑफ द रिवर एंड स्मॉल वंस आर रोल्ड डाउन इन द सेंटर। छोटे छोटे जो है सेंटर में रोल डाउन हो रहे हैं, और बड़े बड़े जो है बेड पे, रिवर के बेड पे यानी नीचे पे बिल्कुल ड्रैग होते जा रहे हैं, घिसटते हुए जा रहे हैं रिवर के साथ। The river also gets widened as a result of great volume of water and the impact of load। और जब मैदान की तरफ आती है रिवर, तो होता क्या है, बहुत सारा लोड होता है उसके पास, और स्पीड भी स्लो हो चुकी रहती है, तो जिसकी वजह से नदियां क्या होती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ आर meander formed, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ meander। तो रिवर meander आर बेंड ऑफ longitudinal courses। तो रिवर meander क्या होती है, जो ऊपर की साइड टॉप टू बॉटम की तरफ longitudinal आती हैं, ये जो है कि बेंड्स होते हैं, रिवर जो है मुड़ जाता है एस शेप में। एस शेप meander which are common to most river result when a channel forms a curved path। जब कोई नदी चल रही है और चलते चलते बीच में कोई रुकावट मिल जाती है, तो वो अपना रास्ता मोड़ लेती है, और मुड़ने की वजह से कर्व्ड पाथ हो जाता है उसका। These are the result of both erosion and deposition work river। और ये रिजल्ट होता है इरोजन का भी, डिपोजिशन का भी रिवर के। Meander generally
फॉर्म अंडर कंडीशन ऑफ अ जेंटल स्लोप एंड सफिशिएंट वाटर इन रिवर। तो मेंढर के लिए होना क्या चाहिए, जेंटल स्लोप होना चाहिए, अच्छा स्लोप हो, ढलान हो, और उसमें काफी मात्रा में पानी भी होना चाहिए रिवर में, तब बनेगा। द रिवर फ्लो इज डाइवर्टेड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द रिवर टू डू लेटरल इरोजन वर्क। अब देखो ये बता ही रहा है कि रिवर जो है डाइवर्ट हो जाती है जब बीच में कोई बड़ा सा ऑब्स्टेकल वगैरह पड़ता है तो, और फिर वो अपना कोर्स बदल लेती है, मेंढर फॉर्म होता है। द गंगा इन इंडिया एंड मिसिसिपी इन द यूएसए आर फेमस फॉर देयर मेंढर। तो गंगा इंडिया में और मिसिसिपी यूएसए में जो है ये दोनों प्रसिद्ध हैं अपने मेंढर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम टू लैंडफॉर्म इन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर। तो लोअर कोर्स में दो लैंडफॉर्म बताने हैं आपको। तो एक है आपका डेल्टा, दूसरा है ऑक्सबो लेक। डेल्टा क्या है, द रिवर डिवाइड इटसेल्फ इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। रिवर अपने आप को कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब समझो कि जब उसका स्पीड कम हो गया है तो आगे सेडिमेंट वगैरह कहीं अगर ऊंचा टीला बना के रख लिया लग गया तो उसके बगल बगल से फिर नदी जाएगी। तो ऐसे ही कई जब ऐसे हो जाते हैं जब रिवर बिल्कुल थक जाती है, थकता नहीं है, मतलब कह सकते हो आप कि जब उसका स्पीड एकदम स्लो हो जाता है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेती है। These distributaries are also subdivided into mini distributaries। अब ये distributaries भी होता क्या है ना, बहुत सारा लोड होता है तो जगह जगह पे ये सेडिमेंटेशन होता है, डिपोजिशन होता है, तो उसकी वजह से और सारा जो है कि नदियां छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। और लिखा भी है, दिस इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ओवर लार्जर नियर द माउथ ऑफ रिवर। रिवर के माउथ पे जो है ये ज्यादा सेडिमेंटेशन हो गया, ज्यादा डिपोजिशन हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, अगल बगल से रास्ता बनाते हुए नदियां जा रही हैं, यानी एक बड़ी सी नदी अब छोटी छोटी नदी में कन्वर्ट हो गई, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। द डिपोजिशन ओवर अ लार्ज एरिया रिजल्ट इन ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन कॉल्ड डेल्टा। अब देखो ये जो नदी है डिवाइड हुई और बीच में अगर ट्रायंगल शेप बन गया, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये रिजेंबल करता है ग्रीक लेटर को। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ग्रोइंग टुवर्ड द सी। और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये समुद्र की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑक्सबो लेक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर। ऑक्सबो लेक भी बनता है लोअर कोर्स में रिवर के। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वेयर इज विंड इरोजन मोस्ट प्रीडोमिनेंट। विंड इरोजन जो होता है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो विंड इरोजन इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन एरिड रीजन। एरिड का मतलब होता है देखो सूखा रीजन, सूखे रीजन में होता क्या है, सबसे ज्यादा जो है विंड इरोजन होता है, सिंस देयर इज लिटिल वेजिटेशन और मॉइस्चर टू बाइंड द लूज सरफेस मटेरियल। द इफेक्ट ऑफ विंड इरोजन आर मोर प्रोनाउंस्ड इन डिजर्ट रीजन। अब वहां पे वेजिटेशन वगैरह नहीं है, आपको मालूम है कि घास वगैरह कहीं लगी रहती है तो देखो कीचड़ नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन वगैरह है ना, वनस्पति वगैरह पेड़ पौधे हैं ही नहीं, और सूखा एरिया है, वहाँ मॉइस्चर वगैरह नमी वगैरह नहीं है कि लूज मटेरियल को बाइंड कर सके, इसीलिए हवाएं चलती हैं तो होता क्या है कि वो धूल है, कंकड़ है, सब जो है उड़ते हैं जो छोटे हैं साइज में, तो इसीलिए ये प्रीडोमिनेंट होता है डिजर्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट आर नोन एज डिफ्लेशन हॉलोज। ये डिफ्लेशन हॉलोज क्या होते हैं, तो डिफ्लेशन इन्वॉल्व करता है द लिफ्टिंग एज वेल एज द ब्लोइंग अवे ऑफ लूज मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफ्लेशन का मतलब होता है कि लिफ्टिंग यानी उड़ जाना, या फिर जो है ब्लो हो जाना, एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना, ब्लो हो जाना, उड़ जाना लूज मटेरियल का ग्राउंड से। लूज मटेरियल का जैसे कि आप फूक वगैरह मारते हो तो कोई वो धूल वगैरह टाइप का रहता है उसका उड़ना, तो इस तरह से। तो सैंड एंड पेबल्स आर कैरिड इन द एयर और ड्राइवन अलोंग द ग्राउंड। अब हवा चलेगी तो छोटे छोटे जो कण होंगे या पत्थर होंगे वो क्या करेंगे, वो या तो घिसटेंगे या तो उड़ेंगे हवा के साथ ग्राउंड पे ही। द फाइनल डस्ट एंड सैंड मे बी डिपॉजिट। तो फाइनल डस्ट और सैंड जो है कि मे क्या हो सकता है, कहीं डिपॉजिट हो जाए इवन आउटसाइड द डिजर्ट मार्जिन, मतलब डिजर्ट के किनारे जाके कहीं वो जो है एक जगह डिपॉजिट हो जाए जहां हवा जो है कम हो, शुरुआत में तो ज्यादा रहेगी तो ड्राइव करके जाएगी, जब स्पीड कम हो जाएगी हवा की तो अपने आप वहां पे ले जाके डिपॉजिट कर देगी। तो डिफ्लेशन रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ द लैंड सरफेस टू क्रिएट डिप्रेशन कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलोज। अब यानी कि कोई चटियल मैदान है, अगर वहां पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, अपर लेयर जो है उड़ रहा है तेज हवाओं की वजह से और डिग्रेड इरोड होता जा रहा है, इरोजन हो रहा है, और उसका अपर लेयर हटता जा रहा है तो उसमें गड्ढा बन जाएगा, उसी डिप्रेशन का नाम है डिफ्लेशन हॉलोज। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम टू चीफ लैंडफॉर्म ऑफ द विंड इरोजन। क्वेश्चन नंबर
10 में। तो यहाँ पे देखो हमादा इज अ हार्ड बेड रॉक एक्सपोज्ड आफ्टर स्वीपिंग अवे ऑफ द डस्ट एंड सैंड बाय द विंड। अब यहाँ पे देखो एक हवाना की बात कर रहा है कि हाँ, अरे सॉरी, हमादा की बात कर रहा है कि एक बड़ा सा बेड रॉक है और ये एक्सपोज हो गया यानी बाहर दिखने लगा जब इसके ऊपर का सारा क्या हो गया, वो डस्ट वगैरह और जो सैंड वगैरह था पूरा इरोड हो गया विंड की वजह से। विंड जो है इसको पूरा मतलब इरोड कर दिया इसके अपर लेयर को, तो उसकी वजह से ये जो है दिखने लगा। तो ये एक लैंड फॉर्म है। अभी तो एक ही मिला, दूसरा मिला नहीं, दूसरा एग्जांपल शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नेम टू चीफ टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून। दो जो है मुख्य तरह के आपको सैंड ड्यून बताने हैं। तो इसमें से एक है आपका बर्छन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बर्छन क्या होता है, दीज आर मून शेप ड्यून्स। ये तो जो है पहले ये कैसे होते हैं, मून के शेप के होते हैं, क्रिसेंट टाइप के, ऐसा नहीं बिल्कुल गोल मून, क्रिसेंट टाइप के। दे आर लाइव dunes that advance steadily before winds that blow from a particular direction. They are found in desert of the Sahara. ये जो है ना कि निरंतर चलते हुए कैसे होते हैं, बिल्कुल निरंतर जो है कि लाइव ड्यून्स होते हैं ये, ठीक है। जो ब्लो करता है हवा एक तरफ से दूसरी तरफ, उसके लिए है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये लाइव ड्यून्स होते हैं, जिंदा ड्यून्स होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे फॉर्म होते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी ये ट्रेवल करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हवा चल रही होगी। दे आर फाउंड इन डिजर्ट ऑफ सहारा, सहारा डिजर्ट में ये मिलेंगे। These are inertially formed by the accumulation of sand at an obstacle. अब कोई रुकावट सामने मिल गई तो हवा चल रही है, और रुकावट मिल गई तो हवा के साथ बहुत सारा सैंड पार्टिकल है, तो वो लाके कहाँ पे पटक देगी, ऑब्स्टेकल के पहले ही सारा सैंड वगैरह डिपॉजिट होने लगेगा उसी ऑब्स्टेकल पे। कहीं सच एज हीप ऑफ रॉक, वही बोल रहा है, पत्थर वगैरह सामने पड़ गया तो सब कुछ वो जैसे है सैंड वगैरह टकरा के वहीं पे डिपॉजिट होने लगेगा। These occur transversely to the wind so that their horns thin out and become lower in the direction of the wind. तो उनका जो है कि वो किनारा जो होता है ना वो पतला हो जाता है और बीच में जो है कि लोअर रहता है पोर्शन थोड़ा सा, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून और शीफ्स क्या होते हैं, तो these are long and narrow sand ridges that grow parallel to the direction of the prevailing wind. अब ये ridges कैसा होता है, मेड़ होता है, जैसे कि वो खेतों वगैरह में देखा होगा, दो खेत को डिवाइड करने के लिए जैसे मेड़ बनती है मिट्टी की, वैसा जो है कि मेड़ बनता जाता है जो पैरेलल बनता है विंड के डायरेक्शन में। दे आर फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ डिजर्ट, और ये डिजर्ट के इंटीरियर पार्ट में मिलेगा, अंदर ही मिलेगा, जैसे लिबियन डिजर्ट में। दीज आर नोन एज सिफ्स। सिफ्स का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, तलवार मतलब होता है इसका अरेबिक में। इन द थर्ड डिजर्ट दे आर कन्फाइंड टू द वेस्टर्न मार्जिन, और ये थर्ड डिजर्ट में जो है कि ये किस तरफ है, वेस्टर्न मार्जिन में है, किनारे पे है। वेयर द फोर्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन्फ्लुएंसेस देयर फॉर्मेशन, और वहां पे होता क्या है, साउथ वेस्ट की तरफ से जो मानसून आता है वो उनको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से वो फॉर्म होते हैं ये longitudinal dunes या सीफ्स। An important feature of such a dune is that in its crest line there are rise and fall pattern सीफ्स, rise and fall pattern। अब देखो एक important feature ऐसा होता है कि उनका जो crest है ना, जैसे कि वो चांद का टुकड़ा ही है की तरह रहता है, तो उनके पैटर्न में जो है कि rise and fall होता है। सीफ्स आर फाउंड इन सहारा, ईरान, थार डिजर्ट एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब देखो इन जगहों पे मिलते हैं। These sand dunes are स्टेशनरी एंड दे रिमेन इन अ फिक्स्ड पोजीशन। ये जो है स्टेशनरी एक जगह पे रहते हैं और फिक्स पोजीशन में रहते हैं, वेयर एज बर्छन जो है तुम्हारे लाइव रहते हैं। स्टेट द थ्री डे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्छन। तो बर्छन जो है मून शेप्ड ड्यून्स हैं, दे आर लाइव ड्यून्स विच एडवांस स्टेडीली बिफोर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन। तो हवाएं चलती रहती हैं तो इस तरह का बर्छन वगैरह बनता रहता है। दे ऑकर्स ट्रांसवर्सली टू द विंड सो देयर हॉर्न्स थिन आउट एंड बिकम लोअर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो बिल्कुल वो जो क्रिसेंट के दोनों साइड का है उसको हॉर्न्स की तरह कह रहा है ये, और बीच में जो एरिया रहता है वो थोड़ा सा लोअर रहता है। द windward side is a convex, gently sloping, while the leeward side being sheltered is a concave shape. तो ये आपका बता रहा है कि एक तरफ से कॉनकेव शेप रहता है इसका और एक तरफ से कॉन्वेक्स शेप रहता है, हवाओं की चलने की वजह से बनता है। डायग्राम आप देखोगे तो बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिर है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन,
कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड ड्यूनेडेशन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस बोला है कि इन दोनों में फर्क क्या है। ड्यूनेडेशन का होता है किसकी वजह से, आपका वेदरिंग की वजह से। तो ये तो हम लोगों ने पहले डेफिनेशन में देखा ही है। तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच रॉक्स गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल और गेट डिकम्पोज्ड एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेदरिंग वो तरीका है जिसमें कि पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों में वो टूट जाता है या फिर सड़ता है, गलता है, जब वो अर्थ के सरफेस पे दिखता रहता है, एक्सपोज रहता है एटमॉस्फेयर से। जैसे कि एग्जांपल दिया बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है तो। Whereas denudation is a long-term process in which the wearing and tearing of the surface of earth take place. Denudation एक लंबा प्रोसेस है, wearing tearing चलता रहता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। It result in a reduction in elevation and relief of landform and landscape. अब भूसंरचनाएं जैसे है ना, कहीं ऊंचाई है, कहीं पठार है, कहीं है, तो देखो जहाँ पे ऊंचाई है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस पे होता क्या रहता है, डिनोडेशन की वजह से जो है अलग अलग भूसंरचनाएं होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। For example, Arauli Mountain have been denuded due to the action of wind. अब अरावली माउंटेन की बात कर रहा है कि वो थोड़ा बहुत क्या हो गया, डिन्यूड हो गई हैं विंड्स के एक्शन की वजह से, यानी हवाओं के चलने की वजह से कटान हो गया है उनका। Another difference between the two process is that weathering जो है एक पार्ट है सेवरल प्रोसेस ऑफ ड्यूनेडेशन का। और ड्यूनेडेशन इटसेल्फ इंक्लूड करता है प्रोसेस जैसे कि वेदरिंग, इरोजन और मास। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी वाला, नेम द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिनोडेशन, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ डिनोडेशन। कौन कौन से प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिनोडेशन में और रिजल्ट क्या है डिनोडेशन का। तो डिनोडेशन वेयरिंग अवे है लैंड मास का, बहुत सारे प्रोसेस से मिला के वेदरिंग है, इरोजन, मास मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं इसीलिए इसको पढ़ नहीं रहा। इट रिजल्ट इन लोअरिंग द लेवल ऑफ लैंड, कहीं पे लैंड अगर ज्यादा ऊंचा है तो वो जो है कि लोअर हो जाता है, अपर लेयर उसका जो है एक्सपोज है तो वो जो है कि डिन्यूड हो जाता है वेदरिंग की वजह से या फिर इरोजन वगैरह की वजह से, अपर लेयर डिटैच हो जाती है, हट जाती है। प्रोसेस जो इन्वॉल्व है इसमें देखो चार प्रोसेस थे। तो वेदरिंग रिफर करता है, पहला है वेदरिंग। वेदरिंग रिफर करता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वेदरिंग रिफर करता है कि भाई वो छोटे छोटे टुकड़े वगैरह में तब्दील हो जाता है या उसका अपर लेयर वगैरह हट जाता है सरफेस पे जब पत्थर है तो। इट हैपेंस ड्यू टू अ चेंज इन वेदरिंग कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये हम लोग वेदरिंग पे चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो भाई कॉन्ट्रेक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, तो ऐसे में रॉक वगैरह क्रैक करेंगे और छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील होंगे। इरोजन क्या है, रिफर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और आइस। तो इरोजन में होता क्या है कि जो रॉक्स वगैरह हैं, पत्थर वगैरह हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, किसकी मदद से, विंड की मदद से, वाटर की मदद से, आइस की मदद से। Erosion is caused by movement of these eroding agent and the resulting smaller particle are transported to another place, whereas in weathering no such movement occur। तो वेदरिंग में कोई मूवमेंट तो नहीं होता है, लेकिन इरोजन में होता क्या है कि इरोजन में आपका एक तरफ से दूसरी तरफ छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह जो है या फिर रॉक्स वगैरह जो है, आपका उन छोटे छोटे पार्टिकल्स रॉक्स के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। कहीं बाढ़ आ गया तो सैलाब में बहते हुए चले गए, कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो छोटे छोटे पेबल्स वगैरह जा रहे हैं उड़ते हुए हवाओं के साथ। तो ये होता है इरोजन में। फिर उसके बाद मास मूवमेंट क्या होता है, रेफर करता है लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ लूज मटेरियल रॉक वेस्ट डाउन द स्लोप ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटी। अब कहीं पे कोई पत्थर वगैरह है, अब वो टूटा वगैरह, बीच में कोई क्रैक वगैरह आया या लूज हो गया बारिश की वजह से, तो वो पत्थर नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ आ जाएगा। जितना स्टीपर स्लोप रहेगा मोर रैपिड द मूवमेंट, यानी कि जितना कम ढलान रहेगा, बिल्कुल स्टीप रहेगा, उतना ही ज्यादा तेजी से वो नीचे की तरफ आएगा, उतना ही ज्यादा मूवमेंट होगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन रेफर करता है टू द मूवमेंट ऑफ मटेरियल लूजेंड बाय इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू, हाँ कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेस बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर। तो ट्रांसपोर्टेशन रेफर करता है मूवमेंट मटेरियल का जो कि मटेरियल लूजन बाय इरोजन, जो कि इरोजन से लूज हो गया है, वो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, किससे, एक्शन ऑफ विंड से या वाटर से। यानी हवा चली और जो है कि लूज्ड मटेरियल है वो सब जो है कि हवा के चलने की वजह से वही हवाओं में छोटे छोटे पेबल्स वगैरह, टुकड़े वगैरह
क्या करेंगे, मूव करेंगे उनकी मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ, या फिर कहीं फ्लड वगैरह आया तो उससे जो है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे पार्टिकल्स वगैरह। डिपोजिशन क्या है, तो डिपोजिशन रेफर करता है टू द लेइंग डाउन ऑफ मटेरियल दैट हैज बीन वेदर्ड। डिपोजिशन क्या होता है, रेफर करता है लेइंग डाउन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का लेइंग डाउन दैट हैज बीन वेदर्ड, इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड। अब जो भी मटेरियल देखो या तो टूट फूट गया है, या पार्टिकल वगैरह लूज हो गए हैं, या पानी के बहाव से आ रहे हैं, या हवाओं से आ रहे हैं, वो सब एक जगह पे आके क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, उसको कहते हैं डिपोजिटेशन। और डिपोजिशन एक जो है कि नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि वाटर, विंड और आइस की वजह से होता है। सी वाला है कि गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके लिए एक जो है कि ज्योग्राफिकल रीजन देना है हर एक के लिए। अब यहाँ पे देखो, पहला है इरोजन इज प्रीडोमिनेंट, इज डोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ अ रिवर इन इट्स अपर कोर्स। कि जो रिवर है अपर कोर्स में सबसे मेन उसका काम क्या होता है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट एक्टिविटी होती है उसकी कि वो सब कुछ इरोड करता चलता है। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। द अपर कोर्स ऑफ रिवर जनरली लाइज इन अ हिली एरिया एंड द रिवर फ्लोज अ कंसिडरेबल डिस्टेंस ओवर ए स्टीप स्लोप। अब यहाँ पे देखो अपर कोर्स में रिवर वगैरह कहाँ से आ रही है, पहाड़ की चोटियों से निकल रही हैं, ऊंचाइयों से निकल रही हैं और पर्वतों से होके नीचे की तरफ आती हैं, तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस, कंसिडरेबल डिस्टेंस वो चल के आती हैं स्टीप स्लोप्स पे, यानी कि एकदम बिल्कुल खाई की तरह रहता है स्लोप वगैरह। Along its course, it erodes its bed and bank and carries large boulder of rock with it. अब पहाड़ों पे जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं और या उसका बेड वगैरह है, उसको जो है वाटर रश करता हुआ अपने साथ इरोड करता हुआ लेके आता है, घसीटता हुआ लेके आता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रश वाटर। और जो लोड होता है रिवर वो कैरी करता है। इरोजन एक्शन इज स्विफ्ट एंड इफेक्टिव। तो ऐसे में होता क्या है ना, इरोजन का एक्शन कैसा है, तेज है, बिल्कुल स्विफ्ट है और इफेक्टिव है बिल्कुल। देयर फोर अपर कोर्स में जो है सबसे मेन एक्टिविटी क्या होती है, इरोजन। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि ऐसे में उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, रिवर की स्पीड। नेक्स्ट है आपका लैंडफॉर्म ऑफ डिपोजिशन आर मोर प्रोमिनेंट इन द मिडिल कोर्स ऑफ रिवर। लैंडफॉर्म जो है डिपोजिशन का वो ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है मिडिल कोर्स में रिवर के। तो ऐसा क्यों होता है, भूसंरचनाएं वगैरह क्यों बनती हैं, लैंडफॉर्म डिपोजिशन वाला लैंडफॉर्म क्यों बनता है। तो मिडिल कोर्स में होता क्या है, रिवर डिपोजिशन वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स इरोजन वर्क। अब देखो ये पहले मिडिल कोर्स समझ लो, मिडिल कोर्स क्या है, मिडिल कोर्स वो है कि जब आपका पहाड़ों से उतर चुकी है नदी और प्लेन्स की तरफ अब चल रही है, ठीक है, तो ये मिडिल कोर्स है उसका। तो ऐसे में इरोजन अब कम हो जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो अब कोई काफी ऊंचाई से तो आ नहीं रही है, तो वेलोसिटी कम हो गया, तो इसीलिए जो है डिपोजिशन अब ज्यादा होता है। देयर फोर लैंड फॉर्म ऑफ डिपोजिशन आर प्रोमिनेंट देन लैंड फॉर्म ऑफ इरोजन। तो इरोजन नहीं होता है, तो इरोजन से ज्यादा होता क्या है, अब लैंड फॉर्म्स ऑफ डिपोजिशन, ये एक्टिविटी ज्यादा होती है मिडिल कोर्स में रिवर की। नेक्स्ट है ऑल द रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा। सारी नदियां डेल्टा नहीं फॉर्म करती हैं, हाँ नहीं करेंगी। देयर आर सर्टेन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। बट डेल्टा ऐसे ही थोड़ी बनेगा, कुछ कंडीशन है डेल्टा के लिए। दिस कंडीशन इंक्लूड अ नियरली काम शेल्टर्ड सी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट सप्लाई एंड अ रीजनेबल साइज ऑफ रिवर। देखो कंडीशन क्या क्या है, काम शेल्टर्ड सी होना चाहिए, बिल्कुल शांत समुद्र होना चाहिए, बहुत सारा सेडिमेंट सप्लाई होना चाहिए, और एक अच्छा खासा शेप और साइज होना चाहिए रिवर का, तभी तो वो बनेगी। वो खुद ही पतली से है तो कहीं भी रास्ता मोड़ के इकलौती चली जाएगी, वो कहाँ से डिवाइड होगी फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटरी में। स्मॉल रिवर जो है कभी डेल्टा नहीं बनाएगी। द डेल्टास हैव ऑल्सो देयर ओन स्ट्रक्चर एंड अंडरगो अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस। तो डेल्टा का अपना खुद का भी स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी अपलिफ्टमेंट भी होता है और कभी कभी वो धस भी जाती हैं। Describe the work of wind erosion and state two important landform of wind erosion. ये डी वाला है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि विंड इरोजन का वर्क आप डिस्क्राइब करो और दो इंपॉर्टेंट जो है भू संरचनाएं बताओ जो बनती हैं इससे। Winds move along the desert floor with great speed and the obstruction in their path create turbulence. अब देखो विंड जो है ना काफी रफ्तार में चलती हैं, डेजर्ट के फ्लोर के साथ साथ बिल्कुल जो है चलती हैं, काफी ज्यादा जो है कि स्पीड होती है और बहुत सारा जो है कि वो ऑब्स्टेकल वगैरह जो आता है उसके रास्ते में वो ये बिल्कुल रुकावट वगैरह पैदा करती हैं। स्टॉर्म विंड्स आर फॉर्म्ड विद आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो जो आंधी के साथ विंड्स आती है ना वो जो स्टॉर्म विंड्स आती हैं बिल्कुल
तो वो कैसी होती हैं, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बर्बाद कर देती हैं। मतलब कभी कभी तो इतना ज्यादा बालू घुस जाएगा घर के अंदर तो पता चलेगा कि आप धस गए, उसी में दब गए। विंड्स कॉज डिफ्लेशन, एब्रेशन एंड इम्पैक्ट। अब यहाँ विंड्स की वजह से क्या होता है, कहीं पे सतह उड़ जाएगी तो भाई तो वहां पे डिफ्लेशन हो जाएगा, गड्ढा वगैरह हो जाएगा, या फिर उसका उल्टा एब्रेजन हो जाएगा, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। डिफ्लेशन इंक्लूड करता है लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ रॉक्स। अब पत्थर के सरफेस के ऊपर क्या है, छोटे मोटे जो है कि कंकड़ वगैरह है या फिर फाइन स्टोन, वो सैंड्स वगैरह है, तो वो सब जो है लिफ्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, किसकी वजह से, आंधियों की वजह से। द इम्पैक्ट इज सिंपली द sheer force of momentum which occurs when the sand is blown into or against a rock surface। तो अब यहाँ पे क्या है, जो इम्पैक्ट है सिंपली क्या होता है, sheer force of momentum which occurs when sand is blown into or against a rock surface। तो देखो यहाँ पे एकदम कैची की तरह काम करता है ये, रॉक सरफेस वगैरह के अगेंस्ट में जब ये बह रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अपर लेयर को ये इरोड करेगा। दीज आर द वेज इन विच विंड एक्शन क्रिएट अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर इन डिजर्ट। तो अब यहाँ पे विंड जहाँ पे अब स्लो होता जाएगा तो एक तरफ से उड़ा के ले गया, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ डिपॉजिट कर देगा, मार्जिन वगैरह पे अक्सर ये होता है डिजर्ट के। तो इसकी तरह से इसके पास बहुत सारे, विंड के पास जो होता है ना, वो बहुत सारे जो है कि वो इंटरेस्टिंग इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर होते हैं, इसीलिए डिजर्ट में विंड की वजह से। विंड आर नॉट द ओनली एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजनल फीचर ऑफ द डिजर्ट। जो इरोजनल फीचर होता है, मतलब बहुत सारे सैंड ड्यून्स का बनना, और सैंड ड्यून्स का आज इधर देखे कल फिर वो थोड़ा देर बाद आंधी तूफान आ जाएगा तो वो सैंड ड्यून्स इस तरफ से मूव करके आगे की तरफ चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि विंड्स के साथ रनिंग वाटर भी इम्पॉर्टेंट होता है इसके लिए। वैसे तो डीजल वगैरह में रनिंग वाटर बहुत माइनर ही है, लेकिन फिर भी इसलिए प्रोमिनेंट कौन होता है, ये विंड से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्राइफ डिस्क्राइब द फैक्टर विच अफेक्ट द वर्क ऑफ रिवर। तो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं भाई, तीन चीजें हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और लोड किस तरह से। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर हाई रहता है, जो है कि शुरुआत में अपर कोर्स की बात करेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कि आपका ज्यादा रहता है, जब तो उतना ही ज्यादा जो है कि इरोजन होगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी रहेगी पार्टिकल्स को अपने साथ ड्रैग करने की। और लोड किस तरह का लोड है, तो उस तरह का जो है कि वो नीचे की तरफ गड्ढा बनेगा या फिर लैंडफॉर्म्स वगैरह बनेंगे आगे। इसके बाद है आपका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, डिस्क्राइब द थ्री स्टेजेस ऑफ रिवर। तो ये हम लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी हम लोगों ने इसको अच्छे से देखा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तीन स्टेज होते हैं, एक होता है अपर, मिडिल और एक होता है लोअर कोर्स। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम द सोर्स टू इस माउथ, अपने शुरुआत से लेके माउथ तक। माउथ क्या है, माउथ के बाद जाके वो समंदर में मिल जाते हैं। अ रिवर इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन सेक्शन, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। तीन सेक्शन में जो है रिवर डिवाइडेड है, रिवर का स्टेज। अपर कोर्स क्या है, इन द अपर कोर्स द डोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ अ रिवर इज इरोजन। Many landforms are shaped by this activity of a river. Along its course, it erodes beds and banks and carries a large boulder of rock with it under the impact of rush water। अब अपर कोर्स की बात कर रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी होती है, इरोजन की होती है। बहुत सारी भू संरचनाएं इसकी वजह से होती हैं, रिवर की इस एक्टिविटी की वजह से। वो जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो जो है कि वो निचली सतह को पूरा जो है कि घिसता हुआ आता है, और बहुत सारे पत्थर के बड़े बड़े जो है टुकड़े भी अपने साथ लेके आता रहता है। मिडिल कोर्स क्या है, एट दिस स्टेट द ग्रेडियंट इज रिड्यूस्ड। अब जो ढलान है अब कम हो गया है, अब जो रिवर है फ्लो कर रही है ज्यादा, वो पहले से स्लो फ्लो कर रही है। मिडिल कोर्स ऑफ रिवर बिगिंस व्हेन इट लीव्स द माउंटेन एरिया एंड एंटर्स द प्लेन। जो मिडिल कोर्स है रिवर का, बिगिन करता है जब वो व्हेन इट लीव्स द माउंटेन, जब वो माउंटेन्स को लीव करके प्लेन्स की तरफ, मैदान की तरफ बढ़ती है तो इसका स्पीड कम हो जाता है। मिडिल कोर्स में द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इज जस्ट इनफ टू ट्रैक पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स। अब यहाँ पे भी देखो मिडिल कोर्स में कह रहा है कि उसके पास पर्याप्त एनर्जी रहती है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी अपने साथ वो ड्रैग कर सके, घसीट सके। फाइन पार्टिकल जो है वाटर में ही सस्पेंडेड रहते हैं लेकिन मिक्स रहते हैं, और लार्ज पार्टिकल जो है जस्ट ड्रैग्ड होते हैं बेड ऑफ द रिवर पे, यानी घिसटते चले जाते हैं पानी के बहाव के साथ साथ। और स्मॉलर वंस आर रोल डाउन इन द सेंटर, और वो छोटे छोटे जो कंकड़ वगैरह हैं वो सेंटर में रोल डाउन होते रहते हैं।
द रिवर ऑल्सो गेट्स वाइड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इम्पैक्ट ऑफ लोड। और लोड की वजह से लोड ज्यादा हो गया और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, तो इसकी वजह से अब मैदान की तरफ बह रही है मैदान में, तो होगा क्या कि उसका साइज जो है बढ़ जाएगा रिवर का। लोअर कोर्स की बात करें, द रिवर डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। अपने आप को बहुत सारी जो है कि सहायक नदियों में जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड कर लेती है। दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज आर ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू मिनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटरीज भी छोटे छोटे और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ओवर अ लार्ज एरिया नियर द माउथ ऑफ रिवर। रिवर के माउथ पे जो है ना वो जितना सारा कुछ अपना सेडिमेंट वगैरह है ना, वहाँ पे डिपोजिशन सबसे ज्यादा होता है, स्पीड भी सबसे कम होती है, उसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑकर होते हैं। सच सेडिमेंटेशन ऑकर ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीम। कोई धारा है, धारा के आजू बाजू में जो है इस तरह का सेडिमेंटेशन होगा। एट द माउथ इन फ्रंट पार्ट एज वेल एज इन द बेड ऑफ द रिवर। और ये माउथ पे भी होगा और फ्रंट में भी होगा और बेड पे भी होगा रिवर के। द डिपोजिशन ओवर लार्ज एरिया रिजल्ट इन ट्रायंगुलर शेप फॉर्मिंग कॉल्ड अ डेल्टा। अब कहीं से जो है कि थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह मिल गया, सेडिमेंटेशन होने लगा, जमा हो रहा है, तो वहाँ पे बड़ा सा एरिया जो है छूट जाएगा, ट्रेंगुलर शेप का दिखाई देगा, वो है आपका डेल्टा। और ये रिजेंबल करता है ग्रीक लेटर को। और द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है कि ग्रो करता रहता है टुवर्ड द सी, और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा। और ऑक्सबो लेक वगैरह भी जो है कि लोअर कोर्स में ही बनते हैं रिवर के। सी वाला है कि गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ज्योग्राफिकल रीजन देना है सबके लिए। द इफेक्ट ऑफ विंड इरोजन आर मोर प्रोनाउंस्ड इन डिजर्ट एरिया। जो विंड इरोजन है वो ज्यादा है डिजर्ट एरिया में, ये सब शुरू में हम लोगों ने देखा है। ऐसा क्यों है कि विंड इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन। जो तेज हवा है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एजेंट है इरोजन की, ट्रांसपोर्टेशन की और डिपोजिशन की, खासतौर से किस एरिया में, एरिड रीजन, सूखे ग्रस्त इलाकों में। Since there is little vegetation or moisture to bind the loose surface material, the effect of wind erosion are more pronounced in the desert region. गर्मियों में हम लोगों ने देखा है कि कितने ज्यादा धूल उड़ती रहती है हवाओं के साथ, तो ये वही बात कह रहा है कि सूखे पड़े इलाकों में कोई नमी वगैरह तो है नहीं कि जो कि बाइंड करके रखेगा, और नहीं कोई वनस्पति वगैरह है, यानी पेड़ पौधे हैं नहीं है जो कि मिट्टी को बाइंड करके रखेंगे, पत्थरों को बाइंड करके रखेंगे, तो इसकी वजह से जो है कि हवाएं चलती हैं तो लूज मटेरियल काफी आसानी से उड़ जाते हैं, इरोड हो जाते हैं। माइग्रेटरी एंड सैंड ड्यून्स आर अनसर्टेन एंड डेंजरस। अब ये माइग्रेटरी और सैंड ड्यून्स अनसर्टेन और डेंजरस क्यों होते हैं, तो देखो, माइग्रेटरी सैंड ड्यून्स आर अनसर्टेन एंड डेंजरस व्हेन दे माइग्रेट विद द विंड, दे डैमेज टाउन्स एंड विलेज। अब देखो कोई तेज हवा आई, तेज हवा ने क्या किया कि सैंड ड्यून्स वगैरह को अपने साथ उड़ा के ले जा रही है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ रहे हैं हवा के अंदर ही, हवा के साथ साथ वो उड़ रहे हैं, उनके हवा के पास इतनी ताकत है कि वो पार्टिकल्स को अपने साथ ड्रैग करके ले जा रहा है। तो होता क्या है कि इससे टाउन्स वगैरह, गांव वगैरह बर्बाद हो जाएंगे, घरों में बालू वालू पूरा घुस जाएगा। द शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून कैन बी चेक्ड बाय द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन द विंडवार्ड स्लोप। अब देखो जो विंडवार्ड स्लोप वगैरह की तरफ ना वेजिटेशन वगैरह अगर ग्रो हो रहा है तो उससे हम लोग चेक कर सकते हैं सैंड ड्यून को। ड्यून्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल डिजर्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ये ट्रॉपिकल डिजर्ट में मिलेंगे एशिया अफ्रीका के। थर्ड वाला है कि लॉन्ग रूटेड ट्रीज एंड सैंड होल्डिंग ग्रासेस आर ग्रोन बॉर्डरिंग फील्ड नियर डिजर्ट। अब ये जो है कि लॉन्ग रूटेड ट्रीज है, यानी कि जिनकी जड़ें नीचे तक जाएंगी, या फिर कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो कि बता रहे हैं कि वो होल्ड करके रखेंगे, मतलब होल्डिंग ग्रासेस, जो वो ग्रासेस जो कि होल्ड करके रखें जमीन को, उनको लगाया जाता है बॉर्डर के साइड में, डिजर्ट में। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा टू हॉल्ट द एडवांस ऑफ द ड्यून इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्टाइल लैंड फ्रॉम बीइंग डिवास्टेड। अब ऐसा इसलिए लगाया जाता है कि अब इस तरह से अगर ड्यून्स वगैरह जो है आगे जाती रहेंगी, सब कुछ उड़ता रहेगा, विंड की वजह से इरोजन होता रहेगा, तो होगा क्या कि जो फर्टाइल लैंड है ना वो अपर लेयर चला गया तो फिर फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए उसको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। स्टेट द फैक्टर ऑन विच द शेप एंड साइज ऑफ ड्यून डिपेंड। साइज और शेप ड्यून का किस पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ड्यून का साइज डिपेंड करेगा। डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ विंड, किस डायरेक्शन में चल रही है और कितना तेज चल रही है हवा। स्पीड ऑफ विंड है, कैरिंग द डस्ट एंड सैंड पार्टिकल, स्पीड विंड का कैसा है और किस तरह के डस्ट और सैंड पार्टिकल वो लेके अपने साथ चल रही है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ सैंड ब्रॉट बाय द विंड, और किस तरह का अमाउंट है सैंड का, मतलब बहुत ज्यादा धूल है, कम है, मतलब बालू वगैरह, तो कितना है ये डिपेंड करेगा।
वाटर फीचर जैसे कि लेक है, स्ट्रीम है, एक्सेट्रा इन क्लोज बाय एरिया, तो वाटर फीचर वगैरह आसपास है कि नहीं है, तो उसकी वजह से भी जैसे लेक्स वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह है कि नहीं है। नेचर कैसा है, वेजिटेशन, नेचर ऑफ वेजिटेशन, किस तरह की वनस्पति वगैरह लगी हुई है जमीन पे। नेचर ऑफ द सरफेस, किस तरह से सरफेस का नेचर है जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सैंड ड्यून्स का। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से जो है कि सैंड ड्यून का शेप होता है, साइज होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप साइज का सैंड ड्यून बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और कोई मिस्टेक हुआ हो तो सॉरी फॉर दैट।